गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम टिप्स क्या होते हैं। क्या हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम फार्मेसी का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डी फार्मा का एग्ज़ाम अब जनवरी में है। तो अगर मैं भी आपकी जगह पे रख के देखूंगी, जो मैं कॉलेज में फील करती हूँ कि बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। और अगर वो क्लेरिफाई पहले कर लिया जाए या थोड़ा सा भी आइडिया पहले ले लिया जाए तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं थोड़े टिप्स देना चाहूँगी जो कि मैं अभी लास्ट जो सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम हुआ था तो ऐसे ही वहाँ रूम सुपरवाइज़र के तौर पे गई थी। तो वहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मैंने परेशानियाँ देखा कि बच्चे किस चीज़ में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो चीज़ ऑब्ज़र्व करके मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। हो सकता है इससे आपको थोड़ा फ़ायदा पहुँचे या थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें पूरा चीज़ बताऊँगी कि किस तरह से हम एग्ज़ाम्स में अच्छा से अच्छा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कवर फुल सिलेबस। अगर हमें अच्छा एग्ज़ाम देना है, हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, डिस्टिंक्शन लाना है, तो ये तो बहुत कंपलसरी होता है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाया जाए। लेकिन अब लास्ट मोमेंट है, हमारे पास 3 हफ्ते हैं सिर्फ हमारे हाथ में और अब हमें एग्ज़ाम देना है। और सपोज़ ये जो वीडियो है ये मोस्टली एवरेज स्टूडेंट के लिए है, जो कि अ, मतलब लास्ट मोमेंट तक भी उनको इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती कि हम कैसा कर पाएंगे बोल करके। उनको डर रहता है कि क्वेश्चन पेपर कहीं टफ ना आ जाए वो बात। तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कि हम अच्छे से अच्छा देंगे, हम फेल नहीं होंगे, हम रिपीटर्स नहीं बनेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम या बहुत सारे नए नए हर दिन नए नए न्यू रूल्स सुनने में आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्लियर करके एक ही बार में निकल जाएं। तो सबसे पहले कवर फुल सिलेबस। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा हमारे पास सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है तो उनको पुराना वाला सिलेबस ही फॉलो होना है। तो आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हुए पढ़ना। सिलेबस देखते हुए पढ़ने का मतलब है कि जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो पूरा सिलेबस देखना कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर क्या है। और उसके हिसाब से हर एक टॉपिक पे हमें एक जनरल बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे फार्माकोग्नोसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड हिस्ट्री लिखो और उसका स्कोप लिखो, ये है फर्स्ट टॉपिक। तो हमें उसके डेफिनेशन भी आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए, स्कोप भी आना चाहिए। अब ये लास्ट मोमेंट है, अब हम डर जाते कि अरे हिस्ट्री हमें नहीं मालूम या बहुत टफ लग रहा है पढ़ने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो टफ टफ क्वेश्चंस होते हैं या जो हमें समझ में नहीं आते हैं, उसका एक प्रॉपर नोट्स यानी कि 2 पेज का 3 पेज का हम एक नोट लिख लेंगे, जिसमें मेन मेन हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, सब हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं तो लिख करके आप मेंटेन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी। ये तो हमेशा ही क्वेश्चंस आता है हिस्ट्री वाला, या कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं वो रिपीटेड, वो हमेशा आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना कि एक प्रॉपर हेडिंग वाइज लिख करके आप एक नोट मेंटेन कर लेना। कम से कम हर एक चैप्टर से 4 4 क्वेश्चन तो ज़रूर। तो उसमें जैसे हम करेंगे तो हेडिंग और साइड हेडिंग होना चाहिए और साथ में उसका साइनॉप्सिस लिखिए। या फिर हम याद रखने के लिए कुछ स्टोरी या लिंक या ये मीम्स भी बनाते हैं, तो वो क्या करना है, हमें बना करके वो कहीं साइड में हमें रख लेना है। और उसको क्या करना है, रोज रिवीजन करना है। ये पहले की बात है जब हमारे हाथ में 2 या 3 हफ्ते हैं। तो जबकि बात बोल रही हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम याद करते जा रहे हैं वो कहीं डायरी में या कहीं पर भी नोटबुक पे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए कि आज के दिन हमने क्या क्या याद किया। और उसी को नोट डाउन कर, मतलब इन शॉर्ट में नोट डाउन कर लेना कि आज मैंने डेफिनेशन फार्माकोग्नोसी का पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया। अब वो सारे नोट डाउन हो गए तो उसको कभी भी आप बैठे बैठे सोने से पहले भी आप एक बार रिवाइज कर लें। और अगर जहाँ भूल रहे हैं उसको उसी टाइम खोल के देख लें, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो ये तो हो गया था एग्जाम से पहले पहले की बात। अब आता है फोर्थ पॉइंट की फिलिंग ऑफ प्रॉपर OMR शीट। यानी कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको जब बुकलेट मिलेगा जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, वो कैसा होगा, वो होगा आपका OMR शीट। यानी कि जैसा हम CT एग्जाम्स वगैरह देते हैं और उसमें बबल्स रहता है, और जैसे हमें अपना नाम वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें लिखना रहता है, उसी के हिसाब से जो नीचे गोले भरने के रहते हैं, जो कॉमनली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गोला भरना, है ना, बबल्स भरना। तो वो उसी हिसाब से करेक्ट भरना। बहुत सारे बच्चों को मैं एग्जाम हॉल में क्या देखी कि वो लोग रॉन्ग कर देते हैं, फिर वाइटनर मांगते हैं या फिर उसको फिर से कट करके लिखने हैं। वो एक ही चांस मिलता है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो जो हमें फर्स्ट जो अपना
अपना इन्फॉर्मेशन भरना रहता है, हमारा नाम, कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो बुकलेट नंबर रहता है वो बबल्स भरना रहता है, वो हमें करेक्ट करेक्ट भरना है। तो उसका सैम्पल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में रखी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा, और आपको थोड़ा हो सकता है कि इससे हेल्प मिले। आप बस ये वीडियो को कंटिन्यू रखें, आप समझने की कोशिश करें थोड़ा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, शीट मैनेजमेंट। अब ये जो शीट मैनेजमेंट है, आप एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं, आपको जब बुकलेट मिल जाती है तो क्या है, 30 पेजेस के रहती है, कितना भी पेजेस का है, आपको पहले ऐसा पूरा बुकलेट ऐसा देख लेना है कि कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस है उसको काउंट कर लेना है, या फिर उसके ऊपर लिखा भी रहता है। तो सपोज 30 पेजेस है उसको, तो 30 पेजेस में जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में सपोज हमें 10 क्वेश्चन और 3 और क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ऊपर फर्स्ट सेक्शन नंबर ए में मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर भी एक सैंपल दिखा देती हूँ। जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं स्लाइड में भी दिखाऊंगी कि जो सेक्शन ए रहता है उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेकंड बी सेक्शन है उसमें आपको 3 क्वेश्चन करना रहता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 कंपलसरी रहता है। आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, उसको ज़रा प्रैक्टिस करें कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर हैं। आपको तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप ओल्ड बैच के हैं, आपको पहले की क्वेश्चन पेपर आपको फॉलो होगा, वही पैटर्न रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि शीट मैनेजमेंट करना, शीट मैनेजमेंट मीन्स अगर टोटल आपका बुकलेट जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें अगर 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं, मोस्टली मैं देखी हूँ उसमें 30 पेजेस होते हैं, तो आपको टोटल 13 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन का है, जो ऊपर वाला सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और हर एक आंसर का 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको कितना, आपको 2 पेजेस फिल करने रहते हैं, 2 पेज, एक ये पेज हो गया फ्रंट एंड बैक, और एक और फ्रंट एंड बैक, तो ये 2 पेज ही कहलाएगा। तो क्या करना, जैसे ही आपको बुकलेट मिलता है तो पहले तो आप फ्रंट में पूरा अपना इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, आप अपना नाम, सब्जेक्ट वगैरह, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बुकलेट नंबर, वो भी बिल्कुल सही, और कोड, जैसे कि आपका कोड दिया रहता है यहाँ पे, जैसे कॉग्नोसी का कोड रहेगा, है ना, वैसे ही आपके जो इंडिविजुअल मतलब आपके जो रूम सुपरवाइजर होंगे, या आपके क्लास में जो आएंगे, वो भी आप लेक्चरर से पूछ सकते हैं, है ना, उनसे गाइडेंस ले लेना, और वहाँ पे रूम में बिल्कुल नहीं शर्माना, जो भी आपके डाउट्स है जब का जब भी क्लियर कर लेना। वहाँ पे जो भरने के लिए जो फ्रंट पेज रहता है, उसको बार बार हमें टाइम नहीं मिलता, और बार बार चांस भी नहीं मिलता। एक बार आप भर दिए तो आप वाइटनर भी लगाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं आते, और आप उसको कट करके भी करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या है, स्कैन होता है, तो वो फिल करना बहुत करेक्टली फिल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं बोल रही थी ये शीट मैनेजमेंट के ऊपर, तो जो 30 पेजेस रहते हैं तो उसको डिवाइड करना है, कि हमें टोटल 13 क्वेश्चन करना है। 13 क्वेश्चन में से जो ऊपर की जो सेक्शन ए है उसमें से हमें 10 क्वेश्चन करना है। तो 10 क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, हर एक आंसर के लिए 2-2 पेज आपको ले लेना है, वहां पे डिवाइड कर लेना है। तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपके 20 पेजेस सिर्फ 4-4 मार्क्स के आप फिल करेंगे। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, जैसे ही हमें बुकलेट मिला, पहले फ्रंट पेज भर लेना, फिर उसके बाद क्या करना, 2-2 पेजेस लेकर के आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिख लेना, जैसे कि अ, ये समझो फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज आपका तो इन्फॉर्मेशन का हो गया, ये खत्म। अब ये दूसरे में क्या करेंगे, आप बिल्कुल करेक्ट लिखना है कि सेक्शन ए, यहाँ पे हेडिंग डालना है सेक्शन ए, और क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके क्वेश्चन मार्क डाल के यहाँ से आंसर नंबर 1 लिखना शुरू करेंगे। अब ऐसा जब लिखना शुरू करेंगे तो ये 2 पेजेस आपको लिखना है, फ्रंट बैक, और फिर से फ्रंट, एक और सामने का और एक और बैक, तो ये आपके 2 पेजेस हो गए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आप पहले मेंशन कर लेंगे, फिर 2 पेजेस छोड़ करके, जब 2 पेजेस का हो गया कहानी खत्म, 2 पेज जब आप लिख लिए, तो उसके बाद फिर से आप सेकंड क्वेश्चन, यानी कि फिर से आप लिखेंगे कि सेक्शन ए का, सेक्शन ए फिर से मेंशन करना है, और क्वेश्चन नंबर 2, और देन आंसर नंबर 2, ऐसा आप, और हर एक आंसर नए पेज से स्टार्ट करना होता है। ये सबसे बेस्ट रहता है। आपको जो वहाँ पे इवेल्युएटर्स बैठे हुए हैं, जो आपके पेपर करेक्शन करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। अगर आप सीरियल वाइज नहीं लिखेंगे, या फिर आधा पेज एक आंसर लिखे फिर आधा पेज से दूसरा आंसर स्टार्ट कर दिए, तो वो कंफ्यूजन में क्या हो सकता है, वो आपका वो आंसर एक ही समझेंगे, और 8 मार्क्स की जगह पे 4 मार्क्स में से 2 या 3 दे देंगे, तो आपका लॉस होगा। तो इसीलिए हम जब भी आंसर स्टार्ट करते नया, तो नए पेज से, न्यू पेज से हेडिंग डालना है,
सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, तो सपोज सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर क्या है और फिर उसका आंसर लिखते जाते हैं। और पहले से ही ये पेज अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा है हमें, ये हमें फ़ायदा है कि अगर जैसे हमारे जितने 30 बुकलेट होते हैं, कभी कभी क्या होता है हम अगर पहले से शीट मैनेजमेंट नहीं करते तो हम एक ही आंसर बहुत लंबा लिख देते हैं, उसमें 4 पेज भी लगा देते हैं, 5 पेज भी लगा देते हैं, और लास्ट होते होते हमारे पे पेजेस ही नहीं रहते कि हम जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो लिखें। तो उसमें क्या होता है, हमें आंसर आते हुए भी हमारे पे पेज नहीं रहता और हम उस पर नहीं लिख सकते। इसीलिए ये पेपर का ये जो शीट मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट में आपको जल्दी से मार्क कर लेना है, या फिर हम लोग तो क्या करते थे, ऐसे सेक्शन ए बी सी क्या भी जो भी ए और बी है ना, तो ए और उसके क्वेश्चन लिख करके हेडिंग लिख करके छोड़ देते थे, फिर दूसरा 2 पेज छोड़ करके फिर से सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर 2 पेज छोड़ करके फिर ऐसा। तो हमें मालूम रहता था इतना अटेम्प्ट करना है। अगर उसमें से सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप वो ब्लैंक छोड़ देना और वहां पे पीटीओ लिख देना है, यानी कि पेज टर्न ओवर, यानी कि जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं उनको मालूम हो जाएगा कि आपको ये आंसर नहीं आता है और पीछे भी आपने आंसर लिखा है, तो वो पेज टर्न करके आपको आगे के आंसर के मार्क्स दे देंगे। वैसे तो एक भी आंसर आपको छोड़ के नहीं आना है, ऐसा ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ के आना है आपको। अगर वो आंसर नहीं भी आता है तो उसकी जगह पे आप रिलेटेड आंसर लिखना है। तो सपोज अगर 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स कुछ तो वो देंगे। लेकिन अगर आप ब्लैंक छोड़ देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छोड़ दिए, कभी टर्न नहीं भी करे या आप टर्न लिखना भूल गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसकी जगह पे आपको आंसर लिखना है। तो आप स्टार्टिंग में उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप ब्लैंक उसको छोड़िए और आगे बढ़ करके नेक्स्ट आंसर जो आपको आता है वो लिखते जाइए। और आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करेंगे, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी। और उस टाइम मैनेजमेंट से आप क्या करेंगे, पहले आप सोच के रखेंगे कि मेरे को 10 मिनट में एक आंसर कंप्लीट करना है, या 5 मिनट में जो 4 मार्क्स का है वो 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा आपको टाइम देना ही नहीं है। अगर आप ये सब पहले से मैनेज नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, तो पेपर लेंदी होता है और पेपर आंसर छूट जाने का या पेजेस कम पड़ जाने के भी चांसेस होते हैं। और आपको पूरे आंसर्स अटेम्प्ट करना है, आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आपको वो आंसर उससे रिलेटेड तो भी ज़रूर लिखना। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे सिलेबस हमारे माइंड में आंसर ऐसा रहना चाहिए। मतलब कुछ आंसर तो हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं और जो हमें अच्छे से याद नहीं तो उसकी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमारे माइंड में। बहुत सारे तो आंसर्स ऐसे हैं जो, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में ड्रायर है या इवोपरेशन है, तो सारे के एडवांटेज डिसएडवांटेज सिमिलर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत फर्क रहता है कि वो इक्विपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है, और डायग्राम थोड़ा डिफरेंट रहता है। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं, तो आप एक का याद करके थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट क्या डिफरेंट है वो आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। ये देखिए, ये मैं आप ऐसे ही मैंने गूगल पर से ये डाउनलोड किया है, ये सैंपल है, ऐसा एग्जैक्ट ऐसे नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप के ये बबल्स भरने के लिए आएगा। यहाँ पे रजिस्टर नंबर आपको लिखना है, तो सपोज 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, सपोज मैं बोल रही हूँ, अगर 2 लिखा हुआ है तो नीचे आप सर्कल में जाएंगे, कहाँ 2 है उसको आप ब्लैक पेन से पूरा फिल करेंगे, यानी पूरा राउंड उसको फिल करेंगे। ये हम पीओसी वगैरह में भी हम सीखते हैं जब सीईटी वगैरह करते हैं। फिर भी एक बार हमें ये ध्यान रखना है या प्रैक्टिस कर लेना है, या हमें आप गूगल पे या कहीं पर भी यूट्यूब पे ये सब देखिए आप इसको कैसा फिल करते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 नीचे जा करके कहाँ 1 है वो फिल करना। अगर नेक्स्ट वाले में 8 है तो वो कॉलम में नीचे जाना और 8 कहाँ है वो फिल करना। फिर नेक्स्ट जो है 5 है तो 5 वाले कॉलम में नीचे जा करके फिल करना है। ये हमें मोस्टली ये आता है और इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्कैन होता है। और यहाँ पे आपको अपना नाम और फिर फादर्स नेम और सब्जेक्ट वगैरह रहता है, फिर सिग्नेचर रहता है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बुकलेट। ये सिमिलर फार्मेसी का नहीं है, मैंने ऐसे डाउनलोड किया ताकि थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल पाए। और मैं भी इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, कंप्यूटर और ये अप्लायंसेस यूज़ करने में मैं भी आपके साथ ही धीरे धीरे सीख रही हूँ सब, इसलिए मैं उतनी परफेक्शन से आपको नहीं बता पा रही हूँ। फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये सिलेबस है। सिलेबस मैंने ये स्लाइड पे इसलिए रखा था कि आपको बोल सकूं कि ये जो सिलेबस है हमें कंप्लीट हमारे माइंड में भी होना चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिक्स का है, आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन आप अपने सिलेबस पेपर में देखना, बुकलेट में देखना, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोपिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हर एक टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। क्यों नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि जब हम आंसर देते हैं तो जो पेपर सेट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ब्लूप्रिंट फॉलो करते हुए हर एक चैप्टर से जितना बोला गया उतने क्वेश्चन पेपर उतने का ही निकालेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। वो हो सकता है कि वो उनको जो चैप्टर इजी दिखता हो या इंटरेस्टिंग दिखता हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट उनके नज़रिए में हो, उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि नहीं भाई सारे सब सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, 3 चैप्टर और पढ़ लिए और इसी में से आ जाएंगे, यही सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी टाइम भी क्वेश्चन पेपर चेंज हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ब्लाइंडली ऐसा फेथ करके नहीं पढ़ना है, यकीन करके कि नहीं भाई रिपीटेड क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही पढ़ के जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये बच्चों को भी स्ट्रेस देती हूँ कि सिलेबस पूरा हमारे माइंड में ऐसा रहना चाहिए। उसका एक उसका पूरा एक समरी रहना चाहिए कि अगर इस पे ही है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज का मतलब है कि आपको उसका पूरा एक तरह से उसके बारे में मालूमात होना चाहिए। हाँ, और वो जो वे ऑफ एक्सप्रेस या रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमें आना चाहिए। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं कि जैसे हमने ये इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म पढ़ा और इस पे क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन व्हाट इज दिस डोजेस फॉर्म क्या होता है और फिर इसका क्लासिफिकेशन बोलो। और ये अगर लॉन्ग में है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख करके सबसे स्टार्टिंग में आप उसका फ्लो चार्ट दे देंगे। तो फ्लो चार्ट जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो चेकिंग करने वाले हैं, इवैल्यूएटर हैं, वो समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं बच्चे को आता है। क्योंकि फ्लो चार्ट जब हम एक एक्सप्रेस कर देते हैं, दिखा देते हैं, ड्रॉ करके बता देते हैं, तो उसमें ही पूरा नॉलेज बच्चे में कितना है उसको मालूम हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। लिखते समय पैराग्राफ में उसको भी पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग वाइज लिखिए, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। वैसे जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया है, तो फार्माकोपिया क्या होता है, व्हाट इज़ फार्माकोपिया डेफिनेशन लिखेंगे, फिर व्हाट इज़ मोनोग्राफ लिखेंगे, है ना। तो मोनोग्राफ का डेफिनेशन हो जाएगा। फिर व्हाई वी रीड, मतलब व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फार्माकोपिया, क्यों पढ़ते हैं, कितने तरह के फार्माकोपिया है। तो एक क्या समरी हमारे माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रट करके जा रहे, रट के नहीं जाना है, समझना है उसको कि फार्माकोपिया हम क्यों पढ़ते हैं या हम डोजेस फॉर्म क्या पढ़ते हैं और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आप डर के मत पढ़िए, आप समझने के लिए पढ़िए कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं यूज़ होना है, तो इसके बारे में मुझे एक पूरा समरी आना चाहिए, एक निचोड़ आना चाहिए कि इस लेसन में बताया क्या जा रहा है या बोला क्या जा रहा है। तो उसके हर एक टॉपिक के बारे में हमें हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में उसका आंसर होना चाहिए, ताकि वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे और तो हम उसके बारे में लिख सके। लिखना भी ऐसा लिखना रहता है कि स्टेप वाइज लिखना रहता है। जैसे कि पहले डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना होता है, कि जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया का डेफिनेशन होना। फिर उसके बाद बोलेगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री, राइट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा उसका हेडिंग जरूर रहना चाहिए आपके पेपर में, और प्रॉपर स्पेसिंग देना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखे, उसके बाद एक लाइन अगर छोड़ रहे हैं तो आप दूसरे फिर पॉइंट से, तो हर एक में आप एक एक लाइन छोड़ेंगे, ताकि वो चेकिंग करने वाले के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि आपका एक एक चीज पढ़ते जाए। बस वो पढ़ करके उनके पास इतना नॉलेज रहता है कि वो देख करके समझ जाते हैं कि बच्चे को नॉलेज है और इन्होंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, तो इनको पूरी चीज़ें आती है। तो आप फ्लो चार्ट ज़रूर ड्रॉ करेंगे, डेफिनेशन स्टेप वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है, हेडिंग वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कि ये मैंने ये स्लाइड क्यों लगाया, कि ये बताने के लिए कि आपको सिलेबस पूरा पूरा आपके दिमाग में भी आंसर होना चाहिए। अब लास्ट मोमेंट भी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि एटलीस्ट फार्मास्यूटिक्स में कितने लेसन्स है, उसमें कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे करके पढ़ना है, और किसके बारे में अगर समझ भी लिए तो हमें वहाँ लिख देना है। क्यों? क्योंकि आपको एक भी आंसर छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको घर से डिसाइड करके जाना है कि ए सेक्शन में से मेरे को 10 अटेम्प्ट करना है और हर एक आंसर का 4 मार्क्स है और 2 पेज मेरे को फिल करना है। तो सबसे पहले जैसे भी क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर देंगे और पॉइंट टू पॉइंट देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, जैसे यह है फार्माकोग्नोसी का सेक्शन नंबर ए में है कि राइट बोटॉनिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ द ड्रग हैविंग द ऑक्सीटॉक्सिक एक्टिविटी। तो इसमें देखिए कितने सारे सब हेडिंग्स हो गए। एक तो बोटॉनिकल सोर्स बताना है, तो उसका साइड हेडिंग आपके आंसर में होना ही चाहिए कि बोटॉनिकल सोर्स ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक क्या होता है, या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेकंड हेडिंग होना चाहिए। फिर थर्ड पूछा यूजेस बताओ, तो यूजेस होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में जिस तरह से पूछ रहा है वो हेडिंग आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सेवंथ पॉइंट है कि रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली। इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली मतलब कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप आज भी देखिए और इसको बहुत ध्यान से अभी घर में देख लीजिए, वहाँ एग्जाम हॉल, क्योंकि आपका ओल्ड पेपर है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे पैटर्न है। तो इसमें सेक्शन ए है और इसमें क्या दिया हुआ है कि आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन करना है, एंड एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द बी सेक्शन। और बी सेक्शन है, इसमें बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना है। और वो 3 क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 14 विच इज कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 14 रहता है वो कंपलसरी रहता है, ये याद रख लेना है। अगर सेम ये पैटर्न है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास है। अगर नहीं भी है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें क्वेश्चन पेपर मैंने ओल्ड डाला हुआ है, एचसीपी का, फार्माकोग्नोसी का, स्टैटिस्टिक्स का। आप वो सारे फॉलो कीजिए, देखिए घर में आराम से बैठ करके कि कैसे होता है, कि कैसे उसको पैटर्न बनाया गया है और कितने कितने मार्क्स का है। तो जो ऊपर सेक्शन का है वो 4 4 मार्क्स के हैं, और सेक्शन बी जो है वो आपको पहला क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, और सेकंड भी क्वेश्चन 14, मतलब 3 करने हैं ना, 3 में से क्वेश्चन नंबर 14 तो कंपलसरी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो 14 मार्क्स का है, फिर 15 भी 14 मार्क्स का है, उसके बाद 13 13 है, ठीक है ना, 13 13 13 14 14। तो ऐसा है आपका। तो इसी तरह से आपको घर में अच्छे से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका ओल्ड पेपर ही देने वाले हैं, तो वही पैटर्न रहने वाला है। एट्थ है आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका हेडिंग आपके आंसर में होना ही होना चाहिए, तो इवेल्यूएटर समझ जाता है, नहीं एडवांटेज पूछा है तो एडवांटेज का ही आंसर है, डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज। वो हेडिंग आते के साथ मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। आप हेडिंग कुछ और लिख रहे हैं या हेडिंग लिख ही नहीं रहे, तो थोड़ी ना वो इवेल्यूएटर इतना टाइम देकर के आपका ढूंढता बैठेगा कि आपने वो आंसर कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि उसको भी स्टेप वाइज मार्क्स रहते हैं। आपने डेफिनेशन लिखा 2 मार्क्स, आपने एडवांटेज लिखा 2 मार्क्स, आपने डिसएडवांटेज लिखा 2 मार्क्स, आपने उसका प्रोसीजर लिखा या कोई डायग्राम है तो उसके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है, मार्क्स भी उसके डिवाइडेड रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वही हेडिंग आपके आंसर में भी होना चाहिए। तो वही 9th पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हेडिंग वाइज आपको लिखना है। जैसा क्वेश्चन आप पढ़ते के साथ जो जो आपको उसमें समझ में आ रहा है कि ये पूछ रहा है, तो वही चीज आपकी हेडिंग बन जानी चाहिए आपके आंसर में। फिर 10th क्या है, रिप्रेजेंट आंसर स्मार्टली। स्मार्टली का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको लॉन्ग आंसर दिया जा रहा है और आपको वो आंसर उतना लंबा आता नहीं है। जैसे डोजेस फॉर्म का एक क्लासिफिकेशन आ गया, और क्लासिफिकेशन में आपको वो फ्लो चार्ट तो आता है, लेकिन आप जब डिटेल लिखने बैठते हैं तो आपको डिफरेंस नहीं मालूम है। जो ये जो पेस्ट वाला आ जाता है कि पेस्ट में क्या डिफरेंस है, और ये लोशन में क्या डिफरेंस है, या फिर लिंक्टस में क्या, या लिनीमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो जब हमें इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम रहता तो वहां जाकर के हम टाइम क्या करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो हमें क्या करना है, पहले फ्लो चार्ट कर लेना है, फिर हेडिंग हेडिंग आप लिखिए। अंदर जब आप लिखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लिख देंगे तो उसमें मार्क्स नहीं कटते। और ये तो आप लकी हैं, क्योंकि आपका जो ओल्ड पेपर है वो सिर्फ लॉन्ग आंसर्स और 4 मार्क्स के आंसर्स हैं। जो अब न्यू सिलेबस आ रहा है उसमें 1 1 मार्क्स के आंसर है, यानी कि हर एक चीज उनको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। यानी 1 मार्क्स का एकदम, अगर वही आंसर है तो ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो आपका तो अच्छा है कि आपको लॉन्ग है, आप कितना अच्छा बेहतर उसको रिप्रेजेंट फ्लो चार्ट से, डेफिनेशन से, साइड हेडिंग से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स रिड्यूस होने का कोई चांस नहीं है। जबकि जो 1 1 मार्क्स के आंसर होते हैं उसमें एग्जैक्ट होना होता है, वो है आंसर तो करेक्ट मार्क्स मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए आपका बैच लकी है, और अपने आप को लकी बनाइए। कैसे, एक ही बार में अटेम्प्ट करके, एक ही बार में आप क्लियर करके। आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके मुश्किल होगी, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए कानून आ रहे हैं, और उसमें भी डाउट है कि कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही बार में आप क्लियर करके आप पास आउट होकर के रजिस्टर्ड हो जाइए।
नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन पेपर ही दिखाया जो मैं पढ़ रही थी आपको, वही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है ये 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, हमको आंसर देना रहता है और हर एक आंसर का 4 मार्क्स रहता है। जबकि नीचे वाले जो हैं वो कितने हैं, पहले वाला 14 मार्क्स का रहता है और फिर उसके बाद 14 एक और रहता है, फिर 13 का रहता है। तो आप क्लियर आप घर में देखिए, आप खोल के देखिए, आप इस पे भी टाइम थोड़ा दीजिए, तो वहाँ पे एग्जाम हॉल में क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से एक बार एक्सपीरियंस जैसे होंगे। और ये फ्रेशर्स को ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ नई रहती है, कैसा करना, कैसा फिल करना। और फर्स्ट डे तो ज़्यादा ही कुछ रहता है, इसलिए फर्स्ट डे का प्रिपरेशन सुटेक्स ही होगा आई थिंक। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि थोड़ा डर कम लगे, थोड़ा मिस्टेक्स कम हो। अब 11th पॉइंट क्या है, यूज ब्लैक बॉल पेन। ऐसा तो ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। तो जब स्कैनर से अगर चेकिंग हो रही है, डिजिटल चेकिंग हो रही है, या फिर स्कैन करके अगर निकाला जा रहा है, तो आप इजीली आपका स्कैन अच्छे से प्रॉपरली होगा। इसलिए ब्लैक पेन यूज करना ही अच्छा रहता है। और डायग्राम वगैरह भी है, वो भी पेन से ही ड्रॉ करेंगे तो अच्छा होगा। तो अब आप बोलेंगे पेंसिल से मिस्टेक होगा तो कैसे, तो अगर आपके पास टाइम है या आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर ले रहे हैं, जैसे हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो मालूम हो जाता है हमें, तो एक बार पेंसिल से ड्रॉ करके फटाफट उसके ऊपर ओवर क्या कर सकते हैं, बॉल पेन से उसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रैक्टिस अगर अच्छा कर लेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो स्कैन में आता ही नहीं है। 12th क्या है, राइट अ प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। जो जैसे मैंने कहा कि जब आपको बुकलेट मिल जाएगा तो आप सबसे पहले सबसे पहले आप वही मेंशन करेंगे, सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद 2 पेज छोड़ करके फिर से सेक्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फिर आंसर, फिर ऐसा। और जैसे आपका 2 पेज के बाद कंप्लीट हो जाता है तो नीचे आप क्या करेंगे, एक लास्ट अंडरलाइन डाल देंगे, जिससे मालूम हो जाता है कि ये आंसर खत्म हो गया है। यानी कि इवेल्युएटर के पास इतना टाइम नहीं रहता है। अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको आप अपना आंसर दिखा रहे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो एक आंसर के अंदर अगर एक आंसर छुपा हुआ दिख रहा है तो आपका तो एक आंसर चला ही गया, मतलब मार्क्स मिलेंगे ही नहीं उसको। क्योंकि वो इवेल्युएटर के पास उनका मूड कैसा है, उनके पास उतना टाइम है या नहीं है, क्योंकि पर पेजेस का वो पर बुकलेट चेक करने के वहाँ अमाउंट रहते हैं। तो क्या होता है, बहुत बार वहाँ का सिचुएशन हम बोल ही नहीं सकते कि किस तरीके से ये पेपर चेक हुआ है। इसलिए बेहतर यही रहता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आंसर लिखा जाए, रिप्रेजेंटेटिव वे से लिखा जाए, ताकि ऐसा नहीं दिखे कि एक आंसर दूसरे आंसर से चिपका हुआ है और वो टोटल एक आंसर दिख रहा है। इसीलिए ये बार बार बोला जाता है कि हर एक आंसर, नया आंसर नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। और फिर जब खत्म हो जाएगा तो फिर से और प्रॉपर क्वेश्चन एंड विद आंसर और सेक्शन भी लिखना है आपको। और ऐसा नहीं है कि चॉइस अगर दिया है तो पहले का ए क्वेश्चन लिख दिए, आंसर लिख दिए, और बी लिख रहे हैं हम सेकंड का, दोनों भी चला जाता मार्क्स। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्या, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और जब हम लिखते हैं तो जो जो इम्पोर्टेंट उसमें वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाइए। पेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लैक से, लेकिन अंडरलाइन फटाफट करते जाइए। और ये सब जो भी होना है वो बहुत क्विकली होना है, तो सोच लेते बैठना नहीं है। और एक ही आंसर पे हम ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दे रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी के आपके आंसर्स छूट जाएंगे। इसलिए टाइम का मैनेज होना भी बहुत ज़रूरी है। पहले से आप डिसाइड करके बैठेंगे, आप वॉच लेके जाएंगे, वॉच को देखते रहेंगे। जैसे 10 मिनट्स होता है आप सेकंड, जैसे 5 मिनट्स होता है थर्ड। आप अपना डिसाइड कर लीजिए घर में आप कितने, आपका राइटिंग कितना फास्ट है, आप कितने फास्ट लिख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आंसर छोड़ते जाएंगे। आप आंसर छोड़ रहे हैं तो मतलब अगर 4 मार्क्स का तो बिल्कुल आपको 0 मिल रहा है, जबकि आप रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो कम से कम वो इवेल्युएटर्स हमदर्द है तो कम से कम 4 में से 1 दे देंगे, 2 दे देंगे। अगर रिलेटेड लिख रहे हैं तो 0 तो नहीं देंगे। इसलिए आप एक भी आंसर छोड़ के नहीं आएंगे। 14th क्या है, नेवर लीव पेजेस। पेजेस पेजेस बीच में नहीं छोड़ना है। यानी कि वो आंसर नहीं आता है तो हमने अभी ब्लैंक छोड़ दिया और फिर उसको हमने टच ही नहीं किया, कम से कम वहाँ पे पीटीओ लिख देना, तो समझ में आ जाता है इवेल्युएटर को कि अभी भी आगे कुछ आंसर है। और 15 तो है नेवर गिव अप। यानी कि लास्ट मोमेंट तक भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है कि अरे आज बहुत पेपर हार्ड टफ है, हम कुछ लिख ही नहीं सकते। नहीं, आप, मैं बोल रही हूँ ना, घर में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस का एक एक समरी, एक उसका पूरा अंदर की जानकारी आपको रख लेना है। जैसे उसको एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ना है कि ये है क्या हिस्ट्री, कौन आए थे, कैसे आए थे, उसको स्टोरी तो बना करके आप कीजिए। आप मेरे वीडियोस पूरे देखेंगे तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ वीडियोस में स्टोरीज वगैरह वो करने के लिए। क्यों, वो हम ज़रा ज़्यादा दिन तक हम याद रख सकते हैं। इसलिए हर एक को लिंक बना के या स्टोरी बना करके उसको याद करने की कोशिश किया। और जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं, जहाँ आप याद करते हैं, वहीं पे साइड में आप वो
लिख करके उसको रोज़ रिवाइज़ भी करना है, ठीक है ना? हम लोग क्लास में वैसे करते हैं, क्लास में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, ऐसा मतलब याद होने तक उसको नहीं छोड़ना है। तो उसको याद जल्दी कैसे करना है, उसको किसी चीज़, किसी स्टोरी से, किसी चीज़ से उसको रिलेट करके, उस स्टोरी बना करके आप याद कर लीजिए, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। और बिल्कुल नहीं घबराइए, फर्स्ट टाइम है, हर एक जने के साथ ऐसे ही होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा डर लगता है, लेकिन डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना माइंड में रखना है कि आपको एक ही अटेम्प्ट में पूरे क्लियर करना है, आपको बैकलॉग्स नहीं रखना है। क्यों? आपका वो है लास्ट, वो है बैच है, और आप हो सकता है आगे जाके क्या क्या कानून आ जाए, तो इसलिए हमको उसमें बिल्कुल फंसना नहीं है। और आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी मदद मिली हो, थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू।